मैं जब वापस आया 94 में, तो उस वक्त हमारे वालिद और जो पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और तुम, अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप आइए पार्टी के लिए काम करिए, खिदमत करिए। जब हम इलेक्शन लड़े 94 में, मैं एक ही एमएलए जीता हमारे पार्टी से, सिंगल एमएलए था, तो वो 5 साल बड़ी मेहनत करना पड़ा। फिर 94 में एमएलए बना, फिर 96 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, आप थोड़ा सांस लिए, फिर 98 का एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, फिर 99 में एक और आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मैं सफ़र के महीने में पैदा हुआ, तो मेरी माँ हमेशा शिकायत करती कि तुम घर में नहीं रहते। मतलब अम्मा, आपने सफ़र के महीने मुझे पैदा किया तो इसी में चले हैं, तो सफ़र से सियासी सफ़र शुरू हो गया। शिकायत तो वाइफ को भी होगी, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ, आप ये रजत जी, आपको पुराने ज़ख़म कुरेदने की बड़ी बुरी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में लोग नहीं भूलते, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बन जाता है। आपको भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे आपके खिलाफ, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ। एक जो सवाल हम ले सकते हैं अभी पब्लिक से, पूछिए। अभी यूएई में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से, तो उस चीज़ से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो यूएई का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो यूएई का बादशाह नहीं हूँ। वो तो सिर्फ पूछ रही है कि आप इससे खुश हैं या परेशान हैं? नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ पर यूएई हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएई में हमारे लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। तो वो बादशाह ने फैसला किया, मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग, हमने देखा जावेद अख्तर साहब भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो कब से मज़हब में बिलीव करना शुरू कर दिए? वो तो एथिस्ट है ना। तो वो तो नोन फैक्ट है, वो तो बोलते हैं कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत डेमोक्रेसी बची हुई है तो वो हिंदुओं की वजह से बची हुई है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देखिए संविधान गाइड करता है। कोई कम्युनिटी अपनी जगह पर है, मगर उस सबको, मुल्क को गाइड करने वाला तो संविधान है। तो संविधान हमारा रिलीजियस न्यूट्रल है, और वो जब तक वो संविधान रहेगा तो जमहूरियत भी शायद थोड़ा कमज़ोर पड़ी ज़रूर है, बट जमहूरियत तो रहेगी। आप कह रहे कमज़ोर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे मौलाना, मौलवी, उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा हैं, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर एमपी का इलेक्शन जीत जाएं। बताइए, यूपी से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो फिर हमको आप बुला लीजिए दोबारा। तो अब मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया, मुस्लिम वोट बैंक के। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो कभी हकीकत से ताल्लुक़ रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी वोट बैंक रहा, मगर मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक, अरे भाई तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से?